नाउ वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम आपके पास इस बायोटेक्नोलॉजी सीरीज का तीसरा वीडियो ला रहे हैं। अगर साइंटिस्ट कल किसी इंसान के जीन को एडिट करके उसकी हाइट, इंटेलिजेंस या आई का कलर को डिसाइड कर सकें तो क्या यह सही होगा? इनोवेशन की नज़र से देखें तो यह सही लग भी सकता है, लेकिन ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। और अगर जीएमओ क्रॉप को, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, उस वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने लगे तो उन्हें कौन रोकेगा? बायोटेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल है उतने ही बड़े सवाल भी खड़ा करती है। बायोटेक्नोलॉजी में आज हम इथिकल इशू के बारे में जानेंगे, इन्वायरमेंटल रिस्क के बारे में जानेंगे, और गवर्नमेंट का क्या क्या रेगुलेशन रहता है इसके ऊपर, उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अब तक हमने बायोटेक्नोलॉजी के सीरीज में हमने इसका बेनिफिट्स देखे हैं, फूड प्रोडक्शन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, मेडिसिन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जीन थेरेपी कैसे कर सकते हैं, और अलग अलग चीज़ों के बारे में जाने हम लोग। लेकिन टेक्नोलॉजी के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी आती है। इसमें एक फ्यूचर बोलिए या डेंजर बोलिए, एक डिजाइनर बेबी का कॉन्सेप्ट आता है, इस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर है। आप इमेजिन करिए कि फ्यूचर में पेरेंट्स हॉस्पिटल जाकर कहें कि हमें एक बच्चा चाहिए जिसका ब्लू आइज हो, उसका हाइट इतना हो, बच्चा में ऐसा इंटेलिजेंस होना चाहिए। मतलब आप बच्चा को डिसाइड कर रहे हैं भाई, कोई प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हो, ठीक है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के हेल्प से फ्यूचर में जीन को मॉडिफाई करके कुछ ट्रेट सिलेक्ट करना मतलब थ्योरेटिकली पॉसिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ इथिकल क्वेश्चन आता है, क्या ये नेचर के खिलाफ है? क्या रिच लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे और सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ेगी? क्योंकि सोसाइटी के बीच में गैप भी आ जाएगी ना, कि जो अमीर लोग रहेंगे वो अपने बच्चे को इंटेलिजेंट तरीका से ऊपर उठा देंगे, जो नॉर्मल गरीब लोग रहेंगे उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाएगी, उनके पास इतना पैसा नहीं रहेगा कि वो ये सब चीज़ों को अफोर्ड कर पाएँ। तो थोड़ा सा दोनों के बीच में गैप हो जाएगा, यानी सोसाइटी में भी मतलब इनइक्वालिटी बढ़ेगा। इसी वजह से डिजाइनर बेबी का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक आता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। और अगर देखें तो कुछ और भी चीज़ें हैं। जेनेटिक प्राइवेसी के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आपका डीएनए आपके बारे में बहुत कुछ बता सकता है, ठीक है। फ्यूचर डिजीज का रिस्क बता सकता है, फैमिली हिस्ट्री बता सकता है कि आपके पिताजी की या आपके पिताजी के अंदर कौन सा बीमारी था, मतलब कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर्स था, सारी चीज़ें। और इस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल बड़ी बड़ी फार्म कंपनियां इस्तेमाल करके आपके हिसाब से मतलब इस डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इस डाटा के हिसाब से अपना बिजनेस को ये मल्टीप्लाई करने में हेल्प कर सकते हैं। तो थोड़ा सा ये रिस्की हो जाता है। तो अब सोचिए, अगर इन्फॉर्मेशन को किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के पास पहुंचती है, इसे जेनेटिक प्राइवेसी कहा जाता है। इस जेनेटिक प्राइवेसी का इस्तेमाल करके एक्सपर्ट मानते हैं कि जेनेटिक डाटा को प्रोटेक्ट करना फ्यूचर की सबसे बड़ी चैलेंजेज होगी, क्योंकि वो इस जेनेटिक डाटा का इस्तेमाल करके आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ह्यूमन जीन एडिटिंग के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि साइंटिस्ट आज जीन को एडिट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, जीन एडिटिंग का यूज सिर्फ डिजीज का ट्रीटमेंट के लिए होना चाहिए या ह्यूमन इन्हेंसमेंट के लिए भी करना चाहिए? डिजीज का क्योर करना अलग बात है, लेकिन इंटेलिजेंस या अपीयरेंस को इम्प्रूव करना या कंप्लीटली डिफरेंट, मतलब बहुत डिबेटेबल टॉपिक है, ठीक है। आप अगर लैब में किसी ऐसा बच्चा को बना देते हैं, आप तो सही बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन कुछ ऐसी गलती होती है कि वो बच्चा किसी और टाइप का बन जाता है। क्या ये समाज उस बच्चा को रख पाएगा? क्या वो बच्चा मॉन्स्टर भी बन सकता है? वो बच्चा अपाहिज हो सकता है, वो बच्चा को डाउन सिंड्रोम टाइप का कोई नया डिजीज उसे मिल सकती है। तो बहुत सारी परेशानी पैदा कर सकते हैं हम सोसाइटी के लिए। और वो एक ह्यूमन बीइंग है, क्या मानवता की नज़र से आप उसको अपने पास रख पाओगे? ये भी सवाल उठता है। तो एक सोसाइटी के लिए भी रिस्क बन सकता है, इन्वायरमेंट के लिए भी रिस्क बन सकता है कि काश आप गलती से एक ऐसा पुटूस का पौधा, हमारे लिए एक बहुत दिक्कत का कॉन्सेप्ट है, हमारा दिक्कत बन चुकी है इंडिया में। पुटूस का पौधा आप देखते होंगे, वो काफ़ी सुंदर सा फूल होता है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं बना है। वो उसका नेचर, उसको कोई खाता नहीं है ना।
अगर घास को चरने वाला कोई नहीं रहेगा तो घास बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो वो भी एक प्रकार का दिक्कत का मतलब दे रहा है हमारी मतलब इन्वायरमेंट के लिए। लेकिन वो एक मतलब फॉरेन से लाया हुआ प्रजाति बोल सकते हैं, लेकिन वो एक इन्वेसिव प्लांट है, ऑर्गेनिज्म है। तो हम कुछ इन्वायरमेंटल रिस्क के बारे में बात करेंगे, जैसे बायोडाइवर्सिटी के लॉस के बारे में बोलेंगे कि अगर एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बहुत लार्ज स्केल पर लगाई जाएगी या उगाई जाएगी तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है। कभी कभी मॉडिफाइड जीन वाइल्ड स्पीसीज तक ट्रांसफर हो सकते हैं, मतलब बहुत दूर जीन फ्लो हो सकता है। जैसे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट रेसिस्टेंस हो जाते हैं, वैसे ही कुछ इंसेक्ट भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट रेसिस्टेंस डेवलप कर सकते हैं। इसमें कुछ इनोवेशन भी हम लोग लाते हैं बायोडाइवर्सिटी से, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब आपके हाथ में एक हाई पावर दे दिया जाए ना, अगर आपको कोई डीएम बना दिया जाए ना, तो आप एक जिला के राजा होते हैं। आप कुछ भी अंट संट डिसीजन ले सकते हैं उस जिला के लिए, लेकिन आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि आप कौन सा डिसीजन लेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो उस डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हैं उनके लिए बेस्ट होगा। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के अगर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, अगर उस साइंटिस्ट हैं, तो आपके दिमाग को एक रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। इनोवेटिव होना अलग बात है कि आप कुछ भी ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, कुछ भी जीन मैनिपुलेशन कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ी बात होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो वो लोग अगर इनोवेशन का बात करें तो फूड शॉर्टेज को सॉल्व करेगी, डिजीज को कम करेगी, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करेगी। दिक्कत का बात करें तो लॉन्ग टर्म के रिस्क को समझना पड़ेगा, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनोवेशन दोनों को बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। बैलेंस बनाने के लिए गवर्नमेंट का कुछ रेगुलेशन भी होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में गुंडे तभी शांत रहते हैं जब पुलिस उन पर डंडा बरसाते हैं। अगर कोई कंपनी नया जीएमओ प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहता है तो क्या वो सीधे मार्केट में लॉन्च कर सकता है? अगर कोई फार्म कंपनी कहेगी कि मैंने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ये बनाया है, इससे ये सोसाइटी को बेनिफिट होगा, तो डायरेक्टली नहीं ला सकता है, बिल्कुल नहीं ला सकता है। हर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को पब्लिक में यूज करने से पहले टेस्टिंग और अप्रूवल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। गवर्नमेंट एजेंसी इंश्योर करती है कि प्रोडक्ट सेफ हो, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं करे, पब्लिक हेल्थ के लिए अच्छा हो। GEAC इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी और जीएमओ जो अप्रूवल के लिए इम्पोर्टेंट बॉडी है, इसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसका काम क्या है? जीएम रिसर्च को इवेल्युएट करना, सेफ्टी स्टैंडर्ड को चेक करना, अप्रूवल देना या रिजेक्ट करना। सिंपल लैंग्वेज में जो GEAC है वो बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल करती है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी जितनी पावरफुल है उतनी ही रिस्पॉन्सिबल भी होनी चाहिए। डिजाइनर बेबी, जेनेटिक प्राइवेसी और इन्वायरमेंटल रिस्क जैसा इशू हमें याद दिलाता है कि साइंस के साथ साथ इथिक्स भी बहुत ज़रूरी है। अगर इसी गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन बनाती है ताकि इनोवेशन और सेफ्टी के बीच में बैलेंस बना रहे। थैंक यू। अगले और फाइनल वीडियो में हम बासमती राइस पेटेंट केस, नीम टर्मरिक और बायोपायरेसी का इंटरेस्टिंग कहानी का जिक्र करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि कैसे डेवलप्ड कंट्रीज हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के चीज़ों को पेटेंट करा चुकी है, वो हमें परेशान करती है। तो अभी भी हमारी गवर्नमेंट आगे लगी हुई है कि चीज़ों को थोड़ा सही रखा जाए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस जर्नी में हमें हेल्प करिए कि सोसाइटी के पास हम अच्छा इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। अभी के ज़माना में आप देखेंगे कि हर जगह बैड न्यूज चल रहा है। सारा लोग हताश हो चुके हैं कि इस कंट्री का क्या होगा, वार सिनेरियो वगैरह काफ़ी चीज़ें आ गई है। तो हम हर एक टॉपिक को बहुत सारे टॉपिक को मैं इस चैनल के थ्रू कवर करूंगा। मलक्का डायनेमा से लेकर के हमारे देश के अलग अलग इश्यूज को मैं कनेक्ट करने का प्रयास करूंगा। अब मैं कोशिश करूंगा कि चीज़ों को काफ़ी सिंपल तरीका से आपके पास पहुंचा सकूं। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म रहेगा, मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।